चर्चा में आज संघाई सहयोग सम्मेलन 2022। लेकिन मुख्य विषय पर आने से पहले बेहतर होगा कि हम एक बार संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के बुनियादी पहलुओं का विश्लेषण कर लें। आज के इस वीडियो में संघाई सहयोग संगठन से संबंधित जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वे कुछ इस प्रकार हैं। संघाई सहयोग संगठन की पृष्ठभूमि यानी स्थापना किस प्रकार हुई, उद्देश्य, संरचना और महत्व को दुनिया के नज़रिए से भी समझेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि भारत के नज़रिए से एससीओ कितना महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सबके साथ बात करूंगा वर्तमान के उज्बेकिस्तान के समरकंद में चलने वाले एससीओ समिट 2022 के विभिन्न पहलुओं पर। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। जैसा कि आप सबको पता है कि 15 से 16 सितंबर 2022 के बीच में अभी एससीओ समिट 2022 जो है वो उज्बेकिस्तान के समरकंद में संपन्न हुआ है, जिसमें कि जो उनके 8 मेंबर्स हैं उन्होंने शिरकत करी है। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी शिरकत किए हैं। आप इस चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, इन 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और हमारे मोदी जी यहाँ पे कॉर्नर में लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। कुर्ता पैजामा उन्होंने डाल रखा है, बिल्कुल डिफरेंट अटायर है बाकी नेताओं की तुलना में। वैसे हमारे मोदी जी बाकी दुनिया के नेताओं से डिफरेंट हैं भी, ठीक है, और वो यहाँ पे उनके कपड़ों में भी झलक रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार ना हम आइडिया ले लेते हैं जो एससीओ है ना उसके मेंबर्स का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है। देखिए मेंबर्स में भारत का लोकेशन आपको पता ही है, भारत हो गया, ठीक है, चीन है, रसिया हो गया, इसके अलावा पाकिस्तान है। पाकिस्तान से आप ऊपर यहाँ पे आएंगे तो ये तजाकिस्तान है, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ना ये तजाकिस्तान है, और ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये हो गया किर्गिस्तान, और ये जो रेड कलर से यहाँ पे मैप में दिख रहा है ये उज्बेकिस्तान है, और ये एरिया जो है कज़ाकिस्तान है। तो ये जो है एससीओ के मेंबर्स हैं, आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम एक बार एससीओ का एक संक्षिप्त आइडिया लेते हैं कि एससीओ है क्या, इसका गठन कब हुआ। तो देखिए एससीओ का गठन जो है वो 2001 में हुआ था। अगर हम इस संगठन के प्रकृति या स्वरूप की बात करें तो स्वरूप के स्तर पे एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। ये मुख्य लक्ष्य जो है वो संघाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। एससीओ का चार्टर जो है वो 2002 में इस पर हस्ताक्षर हुआ और इसे लागू किया गया 2003 से, और सदस्य इसके 8, हालांकि 8 कहना ठीक नहीं है, ईरान जो है उसने सदस्यता की सारी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। तो अब जो एससीओ के मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, 9 होंगे। एससीओ की पृष्ठभूमि को समझते हैं, यानी किस तरह से एससीओ का निर्माण हुआ। तो इसके लिए थोड़ा सा ना हमें राजनीतिक इतिहास समझना होगा। क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों ने ये चीज़ देखा होगा कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, और जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विघटन से दुनिया में 15 नए स्वतंत्र देशों का अस्तित्व आया, ठीक है। और हुआ ये, इन देशों के बीच में संघर्ष के कई सारे कारण रहे, लेकिन जैसे ही ये देश स्वतंत्र हुए, सोवियत संघ से अलग हुए, इनके बीच में ना सीमा विवाद शुरू हो गया। तो सीमा विवाद पर जो सीमा विवाद शुरू हुआ, इसी सीमा पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयास किया गया, और उसी प्रयास को नाम दिया गया संघाई 5, यानी कि 1996 में संघाई 5 नाम से एक संगठन का निर्माण होता है। और ये इसमें 5 देश हैं। 5 देश कौन हैं, तो 4 तो पहले के सोवियत गणराज्य वाले देश हैं, और एक इसमें कौन है, चीन है। सोवियत गणराज्य वाले देश कौन से, तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और यहाँ पे कौन सा देश होगा, रूस, ख्याल रखें रूस। तो इन 5 देशों ने मिलकर 1996 में सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए, सीमा पर स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए संघाई 5 का निर्माण किया। अब हम आगे समझेंगे किस तरह से ये संघाई 5 जो है एससीओ में तब्दील होता है। जैसा कि आपको पता है 1996 में संघाई 5 का निर्माण हुआ। 2001 में उज्बेकिस्तान जो है संघाई 5 का मेंबर बनता है। जब ये संघाई 5 का मेंबर बना, उसी समय क्या हुआ, संघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया, यानी संघाई 5 अब बन गया संघाई सहयोग संगठन। और इसका पहला जो शिखर सम्मेलन है वो शिखर सम्मेलन चाइना के संघाई में हुआ, ठीक है। दूसरे शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में होता है जून 2002 में, और ये सम्मेलन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी सम्मेलन में एससीओ के चार्टर पे हस्ताक्षर किया गया।
एससीओ का जो चार्टर है इसके अंदर एससीओ के सिद्धांत, उद्देश्य और संरचना का उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं अब 5वें सम्मेलन को। ये सम्मेलन जुलाई 2005 में होता है और ये सम्मेलन अपने आप में महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इस सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान और ईरान को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया। ये सम्मेलन हुआ था कजाकिस्तान के अस्ताना में, लेकिन ख्याल रखिए अस्ताना का नाम जो है अब बदल कर नूर सुल्तान कर दिया गया है। 17वां शिखर सम्मेलन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया। तो करंट अफेयर्स के लिहाज से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एमसीक्यू के लिहाज से आप इससे ख्याल रख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा कौन से एससीओ के सम्मेलन में दिया जा रहा है। तो 17वां शिखर सम्मेलन है जून 2017 में और ये भी कहाँ पे हुआ, नूर सुल्तान में ही हुआ। अभी वर्तमान में 15 से 16 सितंबर 2022 के बीच में ये एससीओ का 22वां सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहा है। अगला जो सम्मेलन है वो सम्मेलन 2023 में भारत के दिल्ली में होना तय हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और विघटन के बाद जब दुनिया के नक्शे पर 15 नए देश आते हैं और उन देशों के बीच में जब सीमा विवाद शुरू होता है तो उन्हीं में से 5 देश आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक प्रयास करते हैं और उस प्रयास का नतीजा निकलता है संघाई 5 के रूप में। ठीक है, और फिर वही संघाई 5 जो है क्या होता है 2001 में उज्बेकिस्तान के शामिल होते ही एससीओ में तब्दील हो जाता है। फिर आगे जाकर उस संगठन का चार्टर साइन होता है उसके दूसरे सम्मेलन में 2002 में। 5वें सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान और ईरान को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया जाता है और 17वें सम्मेलन में 2017 में भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो इस तरह से संघाई 5 से क्या बना, एससीओ बना। आई होप आपको एससीओ के निर्माण की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। आइए एक बार इनके मेंबर्स पे नज़र दौड़ाते हैं। देखिए टोटल मेंबर यहाँ पे आप अगर नोटिस करें 9 मेंबर दिखाई जा रहे हैं। चाइना पहले से है, ठीक है, चाइना हो गया, ठीक है। इसके अलावा कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है, तजाकिस्तान है और रसिया है। अभी जो 5 देशों का नाम मैंने लिया इन्होंने ही मिलकर क्या किया था, संघाई 5 बनाया था। और उसी संघाई 5 में जब उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तो संघाई 5 जो है किस में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया एससीओ में चेंज हो गया, ठीक है। और फिर इसमें उसके 17वें सम्मेलन में 2017 में कौन शामिल होता है, तो इंडिया को मेंबर बनाया जाता है और पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाता है। और वर्तमान में ईरान जो है इसका 9वां मेंबर बना है। ईरान ने एससीओ के मेंबर्स बनने की जो औपचारिकता होती है उस औपचारिकता को पूरा कर लिया है। तो इसके मेंबर्स के अलावा कुछ कंट्री जो है ना वो ऑब्जर्वर के तौर पर हैं। ऑब्जर्वर में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया है। ख्याल रहे बेलारूस ने भी एससीओ के मेंबरशिप के लिए आवेदन दिया हुआ है, ठीक है। इसके डायलॉग पार्टनर्स की बात करें तो अर्मेनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, इजिप्ट, नेपाल, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका और तुर्की, ये सारे के सारे इसके डायलॉग पार्टनर हैं। कुछ गेस्ट अटेंडीज हैं, इनमें की 3 जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन या क्षेत्रीय संगठन हैं और एक देश है तुर्कमेनिस्तान। आसियान के बारे में आप जानते ही हैं, आप लोग क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके होंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। CIS के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और UN के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये मेंबर्स हैं, ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स हैं। ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स आपको ख्याल न रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मेंबर्स का नाम जरूर ख्याल रखें और याद रखना आसान है। पहले आप सोचें संघाई 5 के बारे में कि कौन कौन से मेंबर थे, फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान शामिल होगा, फिर कौन शामिल होगा, भारत और पाकिस्तान, और फाइनली अब कौन शामिल हो गया, ईरान शामिल हो गया। कोई भी संगठन का जब निर्माण होता है तो उस संगठन का निर्माण कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है, कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। तो आइए एक बार हम नज़र डालते हैं एससीओ के लक्ष्य या उद्देश्य पर। सबसे महत्वपूर्ण जो एससीओ का लक्ष्य है वो है शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। संघाई क्षेत्र के अंदर शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को बढ़ावा देना।
राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग को बढ़ावा देना एससीओ के लक्ष्यों में शामिल है। वे हैं शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण। तो बेसिकली जो एससीओ है एक सहयोग संगठन है, विभिन्न क्षेत्रों में मेंबर्स के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है। और सबसे प्रमुख ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मुख्य ऑब्जेक्टिव है इस क्षेत्र के अंदर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को कायम रखना। अब हम बात करते हैं एससीओ की संरचना की, यानी एससीओ की बनावट की। देखिए, एससीओ की संरचना में मुख्यतः 5 तरह के इसके घटक शामिल हैं। पहला जो है वो है राष्ट्र प्रमुखों की परिषद। एससीओ का सर्वोच्च निकाय है ये, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श जो है ना यही होता है। दूसरा इसका घटक है शासन प्रमुखों की परिषद। आर्थिक मुद्दों पर बातचीत यहाँ होती है और संगठन के बजट को मंजूरी भी यही देता है। तीसरा घटक है विदेश मंत्रियों की परिषद। डेली बेसिस के जो काम होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उन पर विचार यहाँ किया जाता है। इसके अलावा सचिवालय, जो सचिवालय का नॉर्मली काम क्या होता है, बाकी अंगों को जो भी सुविधाएं चाहिए होती है, स्टाफ फैसिलिटी वगैरह या ज़रूरत की चीज़ें, या हम यूं कहें कि जो संगठनात्मक सहायता प्रदान करना होता है, वो सचिवालय का काम है। जो इसका अंतिम घटक है वो है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, राइट्स, यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो निकाय है ना एससीओ का, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग लंबे समय से आतंकवाद से, उग्रवाद से, अलगाववाद से, चरमपंथ जैसी समस्याओं से हम लोग जूझते आ रहे हैं। और ये जो निकाय है इसका काम यही है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करके आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद या चरमपंथ जैसी समस्याओं को क्या करना, रोकना। और ऐसे खबरों में ये बात आती रहती है कि ये जो संगठन है रैट्स, उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों को इस संगठन ने रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये एससीओ की संरचना है। अब एक बात और हम कर लेते हैं और वो है एससीओ बनाम नाटो। हालांकि ये तुलना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन देखिए क्या है, एससीओ और नाटो के बीच में ना तुलना वर्तमान में किया जा रहा है, ठीक है। मतलब पब्लिक डोमेन के बीच में वैश्विक स्तर पे ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एससीओ जो है क्या वो नाटो का विकल्प है क्या। मतलब कि एससीओ को नाटो के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन आप ख्याल रखें इस बात को कि एससीओ एक सहयोग संगठन है, जबकि नाटो एक क्या है, सैन्य संगठन है। आप लोगों ने अगर 12th की पॉलिटिकल साइंस में शीत युद्ध का चैप्टर अगर आपको ख्याल आ रहा हो तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि जब शीत युद्ध का दौर था, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, तो उस द्विध्रुवीय विश्व में एक नए तरह के सैन्य संगठनों का जन्म हुआ, जिसमें कि अमेरिका की तरफ से नाटो, सीटो, सैंटो जैसे संगठन बन रहे हैं, तो सोवियत संघ की तरफ से क्या बन रहा है, वार्सा बन रहा है। तो नाटो बेसिकली एक सैन्य गुट है, एक सैन्य संगठन है। लेकिन एससीओ को सैन्य संगठन कहना ठीक नहीं होगा। एससीओ एक सहयोग संगठन है, बट फिर भी इसे नाटो के एक विकल्प के रूप में देखा जरूर जा रहा है। देखिए, नाटो जो है औपचारिक तौर पर एक सैन्य गठबंधन है, परंतु एससीओ नहीं है। नाटो में क्या होता है कि अगर नाटो के किसी एक मेंबर पर हमला हुआ तो उसे नाटो के सभी मेंबर पे हमला माना जाता है, और सारे सदस्य जो हैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अगर एक मेंबर पर हमला होगा तो वो सभी देश मिलकर क्या करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन एससीओ के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तुलना ज़रूर हो रही है, नाटो के विकल्प के रूप में एससीओ को देखा ज़रूर जा रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली में जो है दोनों संगठन जो हैं बिल्कुल अलग हैं। नेचर वाइज देखेंगे ना, बिल्कुल अलग हैं। एक सहयोग संगठन है और एक बिल्कुल सैन्य संगठन है। आई होप मैं आपको ये बात समझा पाया। एससीओ के महत्व को देखते हैं। अभी हम बात करेंगे दुनिया के पर्सपेक्टिव से, यानी वैश्विक स्तर पे एससीओ का क्या महत्व है। तो देखिए, यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर कहा जाता है यूरेशिया, ठीक है। एससीओ जो है यूरेशिया का नेतृत्व करता है। अब आप सोचेंगे यूरोप का कौन सा देश है इसमें, तो देखिए जो रूस है ना, रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूरोप में आता है, तो इसीलिए बोला गया यूरोप प्लस एशिया, यानी यूरेशिया का नेतृत्व। यूरेशिया का 60% इलाका जो है वो एससीओ मेंबर्स के पास है। दुनिया की लगभग 40% आबादी जो है इन मेंबर्स के यहाँ रहती है, और वैश्विक जीडीपी का लगभग 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है एससीओ के मेंबर्स करते हैं। भौगोलिक और जनसंख्या के आधार पर भी अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, और इसके 4 मेंबर्स के पास क्या है, परमाणु शक्ति है। कौन कौन, भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस, ठीक है। क्षेत्रीय शांति को स्थापित करने में भी इसकी अहम भूमिका रही है। तो वैश्विक स्तर पे एससीओ जो है वो अपना इम्पोर्टेंस रखता है।
अब हम बात करेंगे कि भारत के नज़रिए से, भारत के लिहाज से एससीओ कितना महत्वपूर्ण है, यानी हमारे लिए एससीओ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा में सहयोग मिल सकता है। मतलब ऐसा हमें लगता है, भारत का ये मानना रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर, मतलब कि अगर हमें इस क्षेत्र के देशों के साथ में सहयोग करना है सुरक्षा के लिहाज से, तो ये संगठन क्या करेगा, इसमें भूमिका निभा सकता है। दूसरा, मध्य एशिया के देशों के साथ संबंध बनाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है एससीओ। मध्य एशिया के देशों की बात करें तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। एससीओ का एक जो अस्थाई निकाय है ना, रैट्स की बात करें तो ये आतंकवाद और अलगाववाद से निपटने में क्या है, सहायक है। और आप जानते ही हैं कि आतंकवाद और अलगाववाद से हम लंबे समय तक जूझते रहें, चाहे हम बात कर लें जम्मू कश्मीर की, ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, या फिर हम पंजाब की बात कर लें, फिर या नॉर्थ ईस्ट में हम मिज़ोरम या नागालैंड की बात करें तो मिज़ोरम और नागालैंड में बहुत लंबे समय तक अलगाववाद की समस्या रही, पंजाब के अंदर रही, जम्मू कश्मीर के अंदर रही। तो इसमें रैट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वो आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद या चरमपंथ जैसी चीज़ों को लेकर जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ताकि इन चीज़ों को हम होने से पहले क्या कर सकें, रोक सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, और वो ये है कि ये हमें पाकिस्तान और चीन के साथ वार्ता करवाने में भी भूमिका निभाता है, या हमें एक मंच उपलब्ध कराता है। हालांकि वर्तमान में जो एससीओ सम्मेलन अभी 15-16 सितंबर 2022 के बीच में अभी संपन्न हुआ है, इस सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पाकिस्तान के साथ में, यानी पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में और चीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई, यानी द्विपक्षीय बात नहीं हुई है, जो कि साफ दिखाता है कि हमारा पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध क्या है, अभी काफ़ी तनावपूर्ण है। दोनों के संबंधों में काफ़ी तल्खी देखने को मिल रही है। फाइनली, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक बार हम क्या करेंगे, जो ये एससीओ संगठन है, यानी संघाई सहयोग संगठन है, इसके बुनियादी पहलुओं को समझेंगे, जिसमें कि मैंने आपको इस संगठन की स्थापना का इतिहास बताया, हमने इनकी संरचना की बात करी, लक्ष्य की बात करी, महत्व की बात करी, और इस वीडियो के लास्ट में अभी जो सम्मेलन संपन्न हुआ है, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 से 16 सितंबर 2022 के बीच में, इस सम्मेलन की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि ये सम्मेलन इतना चर्चा में क्यों है। तो देखिए, सम्मेलन चर्चा में इसलिए है क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां काफ़ी बदल गई है, और बदली हुई वैश्विक परिस्थिति में ये सम्मेलन हो रहा है। आपने देखा कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो है वो वॉर चल रहा है, और उस वॉर की वजह से कई सारे देश हैं जो कि कुछ रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से जो वैश्विक शक्ति संतुलन है, उस वैश्विक शक्ति संतुलन में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि ईरान और बेलारूस को सदस्य बनाए जाने की बात चल रही थी, जो कि पहले से क्या थे, पर्यवेक्षक थे, और ईरान ने क्या किया, सदस्य बनने की जो औपचारिकता है उस औपचारिकता को पूरा कर लिया, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है वो सारे काम जो हैं हो चुके हैं। तो ईरान जो है एससीओ का 9वां मेंबर बन चुका है। और एक चीज़ और है जिस वजह से ये सम्मेलन चर्चा में है, और वो ये है कि पब्लिक डोमेन में ये बातें चल रही है कि नाटो के एक प्रतिद्वंदी के रूप में एससीओ को देखा जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि दोनों संगठन के नेचर में, प्रकृति में काफ़ी फ़र्क है। एससीओ एक सहयोग संगठन है, ठीक है, लेकिन नाटो जो है प्योरली एक सैन्य संगठन है। इस सम्मेलन के अंदर भारत की कुछ देशों के साथ में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। किनके साथ हुई, तो रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के तैयब एर्दोगन और उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्जियोयेव से हुई है बात, यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की और इन राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत हुई है। तुर्की से बातचीत होना अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि देखिए, अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की हम बात करें तो सऊदी अरेबिया और तुर्की जो है दो महत्वपूर्ण देश माने जाते हैं, और तुर्की के साथ संबंध जो है भारत बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सम्मेलन में वो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई, और इसमें कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे अहम मुद्दा जो था वो यूक्रेन युद्ध का मुद्दा था, ठीक है। यूक्रेन युद्ध के बारे में मोदी जी का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये बात अपनी कही है कि युद्ध का ये युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। यानी इनडायरेक्टली कहें कि क्लियरली भारत सरकार ने अपना स्टैंड रख दिया है कि भारत सरकार किस चीज़ के पक्ष में है। भारत का बिल्कुल ये मानना है कि रूस और यूक्रेन युद्ध जो है उसे रोक दिया जाना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा हमारे मोदी जी ने रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी व्लादिमीर पुतिन साहब का शुक्रिया भी अदा किया यूक्रेन से हमारे विद्यार्थियों को वापस बुलाने पर। इसके अलावा हमारी बात हुई है खाद्य सुरक्षा को लेकर, ईंधन सुरक्षा को लेकर और उर्वरक को लेकर, और साथ ही साथ हम दोनों देशों ने ये जाहिर किया है कि हमारे संबंध जो होंगे आगे और प्रगाढ़ होंगे, आगे और विकसित होंगे। एक चीज़ यहाँ पे जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ कि एससीओ क्षेत्र की जो पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी है वो वाराणसी होगी 2022-23 के लिए। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप ख्याल रखेंगे। कुछ चीज़ें और हम इसमें बात कर लेते हैं। देखिए, एससीओ सम्मेलन से पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात जो है ना चीन के राष्ट्राध्यक्ष से होगी, ठीक है, कि द्विपक्षीय वार्ता होगी, इससे शायद संबंधों में थोड़ी सी नरमी आए। लेकिन न तो हमारी चीन के साथ में कोई बात हुई है और न ही हमारी पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई है। दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये जो पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी तरफ से ये बोला गया कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की मुखालफत करता है और पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद से प्रभावित है, ठीक है। ये अपने आप में ना एक व्यंग सा लगता है कि जो देश, ठीक है, हमेशा से आतंकवाद को प्रमोट करता रहा भारत के खिलाफ में, खास करके अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे जो अलगाववाद या उग्रवाद की समस्या देखने को मिली है ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ रहा, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को आप बढ़ावा देंगे तो वो चीज़ आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो आज आतंकवाद से पाकिस्तान भी जूझ रहा है, जो कि पाकिस्तान ने अपनी मंशा इस मंच पे जाहिर की है। आई होप आज की क्लास में जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये हमारा एक तरह से शुरुआती प्रयास है इस सेगमेंट में वीडियो बनाने की, ठीक है। आप हमें ज़रूर सुझाव दें कि हमें किस तरह के वीडियो बनाने चाहिए और कौन से ऐसे इंटरनेशनल टॉपिक हैं या करंट के टॉपिक हैं जिस पे आप इस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं एक नए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।